नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना आशीष कपूर और आप इस समय मुझे देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। और आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम बसोहली के प्रतिष्ठित लोगों से बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनके पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ कैसी रही है उसके बारे में जानेंगे। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए बसोहली के प्रतिष्ठित नागरिक संजय राजदान, जिन्हें आप भली-भांति जानते हैं, ये हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। संजय जी, पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ का सफर कैसा रहा है हमारे दर्शकों को बताएँ? ताकि आपकी जो जानकारी है वो पहुंचे, क्योंकि लोग आपको जानते हैं कैमरे के माध्यम से, लेकिन पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ कैसी रही है वो नहीं जानते हैं। थोड़ा बताएं लोगों को। आ, आशीष जी, पहले आपके माध्यम से आपको और समस्त जनता को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि सवाल आपका है कि मेरी पर्सनल लाइफ क्या है, मेरी पर्सनल लाइफ हमेशा खुली किताब रही है और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है। अब आप एक सवाल बहुत से लोगों को में ये भी आ जाता है कि भाई संजय राजदान, जो राजदान मेरा टैग लगता है, तो उसमें बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि कश्मीरी पंडित, और कईयों का तो ऐसा है कि कई मुझे कहते हैं कि ये बाहर से आया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से आज आपने ये सवाल पूछा है तो आपको ये भी क्लियर कर दूँगा कि संजय राजदान वाहिद एक ऐसा इंसान है, वाहिद एक ऐसी राजदान फैमिली है, जो कि 400 से 500 के 450 500 के बीच का जो सालों का इतिहास है, लिखित रूप में वो हमारे पास अभी भी मौजूद है। उसमें आप चाहे पुराने शब्द सुने होंगे कि भैया आपने आपके पास क्या कोई पटा लिखा हुआ है? तो बिल्कुल आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि हमारे पास वो राजाओं के लिखे हुए ताम्रपत्र भी हैं और ताम्रपत्रों पे जब पाल वंश यहाँ पे बसोली में राज करता था, तो हम पाल वंश के उस टाइम के यहाँ से स्थापित हैं, हमारी फैमिली उस टाइम स्थापित है। तो जो गिनती-चुनती की बात आती है तो हमारी ये जो है वो 8वीं से 9वीं पीढ़ी है, 8वीं पीढ़ी एग्ज़ैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज़ 8वीं पीढ़ी है। तो मुझे लगता नहीं है कि बसोली में ऐसी कोई इतनी पुरानी फैमिली शायद, हाँ, राजों की जो कुछ रिलेशंस थे, जैसे मंडी है, रहन है, नगरोटा है, प्लासी है और ठैं है। इधर फैमिलीज़ हैं जो हमारे साथ-साथ चलती आई हैं, जिनका ऐतिहासिक रूप और रंग जो है यहाँ पे स्थापित है। बाकी जितने भी होंगे वो कोई बाहर से आया, कोई बाद में आया, कोई ऐसे आया, कोई वैसे आया। लेकिन अपना इतिहास अगर बात करूँ, मैं अपने पे कंसंट्रेट करके बताऊँ, तो राजदान फैमिली पाल वंश द्वारा लाई गई थी और बिल्कुल सही बात है कि हमें कश्मीर से लाया गया था और कोई 450 साल पुरानी बात है और तब से हमारा वंश चल रहा है और माता रानी की कृपा है। हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे ज़मीनें, ज़ायदादें, जितना भी हमारा फैमिली एस्टेब्लिश हुई, वो सब यहीं पे हुई और हमारा जो हमारा वंश चला, वो इसी बसोली में चला और इसी मातृभूमि में चला और इसके कण-कण में और मेरे कण-कण में, मतलब आप कहते हैं कि मैं बसोली में रमा हूँ और बसोली मुझे रही है। संजय जी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जैसे कि हमें पता है कि आप एक अच्छी खासी नौकरी करते थे, उस नौकरी को छोड़ के आप यहाँ बसोली तक आए, तो कारण क्या रहा इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के एक साधारण से काम करना और बसोली में अपने खासकर अपने घर पे लौटना? आशीष जी, बात ये मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो सब जानते हैं कि हम मेरा यहाँ पे लास्ट जो टेन्योर रहा वो 95 में रहा। 1995 में मैं आई लेफ्ट दिस बसोली फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। मैं यहाँ से निकला और मेरे जो क्लासमेट जो कहते हैं लंगोटिया यार, वो हम जो इकट्ठे पले हुए, तो हम 95 में जाके बिछड़ गए सारे। और उसके बाद मैंने एक नई ईरा शुरू की, नया इतिहास शुरू किया, नया अध्याय शुरू किया अपने जीवन का। और उसके बाद पहले जम्मू में अपनी एजुकेशन पूरी की, फिर राजधानी दिल्ली में चला गया, फिर वहाँ पे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ शुरू की, उसके बाद देश और विदेश और फिर उसके बाद वापस घर पे। अब ये सारा जो सफ़र था ये कम से कम भी आप मान लीजिए कोई 20 साल का सफ़र, 22 साल का सफ़र जो था, वो ऐसा रहा जो मेरा प्रोफ़ेशनल सफ़र रहा। और प्रोफ़ेशनली मैं जब एक्टिव रहा हूँ, नौकरी पेशा में रहा हूँ, तो मैं वो 22 साल का सफ़र है मेरा। बाकी कुछ एजुकेशन का काट लीजिए और अपना 2019 की बात है जब कोविड आया था, तो तब मैं वापस आया बिकॉज़ कहीं न कहीं एक कहते हैं ना, हर एक इंसान की जो रूट्स होती हैं, वो उससे कभी बिछड़ नहीं पाती।
और मुझे हमेशा ये था लाइफ में, जब मेरी अ, पूजनीय माताजी थी, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही मैं आई लॉस्ट माय फादर। और जब मेरी माताजी पूरी हुई 2017 में, तो उनका एक जाते-जाते उन्होंने मुझसे एक वर्ड भी लिया था कि म मैं चाहती हूँ कि भई तुम घर आ जाओ। और फिर 2019 में मैंने ये फ़ैसला ले ही लिया, तो मैं अपने बिल्कुल वापस आया और अपने आप को एक इसी मिट्टी का होने के बावजूद मैंने ये सोचा कि मुझे एक समय ने एक ऐसा मौका दिया कि मैं देश और विदेश दोनों जगह घूम पाऊँ। टू बी वेरी प्रिसाइज़, तो मैं कोई 13 कंट्रीज़ में घूमा हुआ हूँ। जी। और विदेशों की भी बात करूँ और अपने देश की भी कल्चर करूँ, तो डिफरेंट कल्चर्स का मेरा ग्रूमिंग हुआ है। तो मुझे लगा कि इतना सब जो होता है, आदमी जब भी हो जाता है, तो उसमें कहीं न कहीं एक अभिमान सा जो है स्थापित हो जाता है कि भई अब मुझे घर वापस जाना, मुझे गाँव की लाइफ़ में। लेकिन मैं हमेशा अपनी रूट्स के साथ जुड़ा रहा, अपनी कहते हैं ना कि मातृभूमि के साथ इतना लगाव रहा कि मैं बाहर जाके भी यहाँ से छूट नहीं पाया और यहाँ से जो था वो बंधित रहा। और मैंने ये सोचा कि जब मैं आया, तो आने के बाद मेरा एक ही लाइफ़ में एक ही लक्ष्य था कि एट लीस्ट जो सफ़र मैं तय करके आया हूँ, मैं उस वसूली को उतने ही उसी रिसोर्स में, उसी विज़न के साथ डेवलप करूँ और उस डेवलपमेंट का जो है कुछ मैं अपनी लाइफ़ में जो है जितना मैंने, क्योंकि प्रोफ़ेशनली हर कोई इंसान कमाता भी है और वो कमाई जो है उसके साथ ही चली जाती है। लेकिन मेरा हमारी फैमिली का एक मानना हमेशा रहा है, मेरी पूजनीय दादी जी भी यही कहती थी, जो श्रीमती प्रकाश रानी जी थी। उनका भी यही कहना था कि जब इफ यू हैव द नॉलेज, तो नॉलेज जो है वो उसको जितना बिखेरोगे वो उतनी खुशबू देगी। तो मेरा यही था कि हमेशा जो वापस आने का कारण यही था कि अगर मेरे पास एक नए इतिहास की कुछ जानकारी है, तो मैं उसको प्रोफ़ेशनली अपनी इस समाज में उसको बिखेरूँ और उसकी मेरे तहत जो मेरी कोशिश है उसके तहत जितनी डेवलपमेंट मैं ला सकूँ, इस शहर को भी मैं उसी रूप और रेखा पे ले आऊँ, उसी मानचित्र पे इसको इस तसल्ली को खड़ा करूँ, जो कि मैंने बाहर जाके सीखी है, बाहर जाके नई दुनिया देखी है। तो यही कारण था इसका। चलिए, आपने अपनी दादी की बात की, एक्सएमएलसी प्रकाश रानी जो श्रीमती रही हैं, उनकी बात की। हमने ये भी सुना है कि जो लोग हमें सुनाते हैं कि वो अगर माचिस पे किसी को कुछ लिख के दे देते थे पेन से, तो वो काम हो जाता था, उसे एक ऑर्डर माना जाता था। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, इसमें कहते हैं ना 24 कैरेट सोना ये है और इसके मैं आपको कई ऐसी फैमिलीज़ वसूली की फैमिलीज़ दिखा देता हूँ, जो कि आज भी जब मुझे मिलते हैं, जो मुझे ब्लेस करते हैं, जिनकी ब्लेसिंग से मैं अभी अपने आप को दोबारा खड़ा कर पाया हूँ, उस दौर पे ले आया हूँ। तो ये उन लोगों की ब्लेसिंग्स हैं कि बिकॉज़ वो ये सोचते हैं कि हमारी दादी का उन पे एहसान है और मैं ये मानता हूँ कि उनका फेट था, उनकी किस्मत थी, उनको जॉब मिलनी थी। लेकिन कहीं न कहीं अगर वो इस बात को मानते हैं कि दादी को अपना, क्योंकि दादी को माताजी कहा जाता था और माताजी शी ऑलवेज़ थिंक कि भई मैं एज़ अ मदर हूँ और मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं। तो वो बिल्कुल हुआ, ऐसा होता भी था, लेकिन वो दौर अलग था। आज का वो दौर अलग है, वो दौर ऐसा था कि उस दौर में एक पढ़े-लिखे वसूली में कम होते थे, लेकिन अगर कोई होता था, तो मेरी दादी की भी वही सोच थी और मेरी भी वही सोच है कि अगर कोई कैपेबल इंसान है और हमारे अगर थोड़े से कुछ एफर्ट्स से उसको कोई सफलता मिलती है, तो हमें क्या उसमें परवाह। संजय जी, पॉलिटिकल सफ़र की हम बात करें तो कांग्रेस में आप इस समय जुड़े हैं, पिछले काफ़ी वर्षों से जुड़े हैं। तो पॉलिटिकल टच कैसे आप खुद को दे रहे हैं? क्या कोई सियासी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? या आप बसोली में कोई बड़ी चेयरमैन की को हम कह सकते हैं, या हमारी कोई पॉलिटिकल कह सकते हैं, कोई वार्ड मेंबर कह सकते हैं, एमएलए कह सकते हैं, किस पर आप दावेदारी साबित कर रहे हैं? देखें आशीष जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, मैं कोई भी अ, मतलब मिथ नहीं क्रिएट करूँगा। बिल्कुल सही बात है कि मैंने अपनी अ, दादी के नक्शे-कदम पे चलना है और मेरा हमेशा लक्ष्य ये रहा है कि उनके बराबर तो मैं पहुँच नहीं सकता, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश ज़रूर है कि उनके बताए हुए पद चिन्ह पे चलूँ और उसी निष्ठुरता और एक कहते हैं ना दृढ़ निश्चय से मैं अपने आप को खड़ा करूँ और पॉलिटिक्स में मैं एक्टिव बनूँ। बिकॉज़ आज की डेट में अगर आपको कोई सपना देखा है और उस सपने को साकार करना है, तो यू नीड पावर और पावर जो है आज कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में है। आप आज की ब्यूरोक्रेसी को देखिए, वो इतनी हावी हो चुकी है कि आज की डेट में किसी को सुना नहीं जाता, कोई सुनता नहीं है। लोगों के इतने मसालात हैं, लोगों की इतनी परेशानियाँ हैं, उसको हल करने के लिए आपको एक डेज़िग्नेशन की ज़रूरत है। देखिए, आप अपनी लोकल लेवल पे जितना कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अल्टीमेटली आज की डेट में गवर्नमेंट की जो डेज़िग्नेटेड पोस्ट्स हैं, वो इतनी ज़्यादा एम्पावर्ड हो चुकी हैं
कि उसके लिए आपको पॉलिटिकल पावर चाहिए और उस पॉलिटिकल किसी के अगर वाक़ई आपने कहीं भला करना है। देखिए एज़ ए संजय राजदान के पास तो कोई इतना सरमाया है नहीं है कि भई मैं कोई डेवलपमेंट के लिए कुछ करूँ, लेकिन उसके लिए मुझे गवर्नमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट का सहारा लेना है, कोई प्रोजेक्ट्स लाने हैं, कोई डेवलपमेंट के कार्य करने हैं, कोई नई चीज़ें इस रेवेन्यू जनरेट करवाना है। तो उस रेवेन्यू जनरेट के लिए मुझे सरकार का एक हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। तो वही सरकार का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भई मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ और एक्टिव पॉलिटिक्स कर भी रहा हूँ। जहाँ पे बात आ जाती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस की बात ये है कि भई ठीक है, अगर कांग्रेस मेरा एक उसके साथ एक नाता जुड़ा, तो मुझे ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, मैंने भी उनको एक्सेप्ट किया। संजय जी, ये भी देखा है हमने कि जब लोगों के बीच आप जाते हैं तो लोगों की उम्मीदें बड़ी होती हैं आपसे। उम्मीदें जो आपसे लगाई जा रही हैं लोगों की, वो क्या कारण है? ये कहते हैं ना ये जी अ, कुछ उम्मीदें खून से खून को मिलती हैं, तो जैसी उम्मीदें लोग मेरे बुज़ुर्गों से रखते थे, शायद उनकी यही उम्मीदें मुझसे भी हैं और मैं अपने आप को हमेशा अपना 100% देने में उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश कर में लगा रहता हूँ, उनकी उम्मीदों को पूरा करता हूँ। जब से आप कांग्रेस में आए हैं, हमने ये भी देखा कि काफ़ी एजिटेशंस हुई हैं, लोगों के लिए काफ़ी आप खड़े हुए हैं। तो एजिटेशंस और कंट्रोवर्सी में अगर बात करें, तो कंट्रोवर्सी से क्या कोई प्रण आता है आपका? क्योंकि हर वक़्त आप कंट्रोवर्सी में रहते हैं। देखिए जी, जब आपको झूठ और कहते हैं ना एक आवाज़ उठानी, झूठ के खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो वहाँ पे कंट्रोवर्सी होगी। कोई असत्य के खिलाफ आवाज़ उठानी है, वहाँ कंट्रोवर्सी होगी। कंट्रोवर्सी कहाँ नहीं होती? जहाँ पे सबकी जय-जयकार करनी है और मेरे खून में ही नहीं है कि मैं किसी की झूठ और असत्य की जय-जयकार करूँ। हाँ, जो काबिल है मैं उनकी जय-जयकार करता हूँ, मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो जिसका हकदार है उसे वो चीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन जो अगर झूठ का बाज़ार लगा हुआ है, आज की डेट में आपको पता ही है कि हर हर इंच पे यहाँ पे झूठ का बाज़ार है और झूठ के सपने दिखाए जा रहे हैं। तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, मैं लोगों के लिए उठाता हूँ। मेरे को पर्सनली कुछ नहीं चाहिए। मैं आप जैसे अभी मैंने आप ही के इंटरव्यू में बता भी रहा हूँ और आप भी जानते हो, लोग भी जानते हैं। मैंने ज़िंदगी का इतना बड़ा सफ़र जो है वो बहुत हद तक क्रॉस कर लिया हुआ है और बहुत राज़ी खुशी हँसी-खेलते हुए किया हुआ है और अपने लिए मुझे अब भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से अपने लिए उतना मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं। लेकिन हाँ, लोगों के लिए चाहिए क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि लोग भी वो वाली ज़िंदगी का एक लुत्फ़ उठाएँ, आनंद उठाएँ। लोगों के लिए वो डिज़र्व करते हैं वो ज़िंदगी बिकॉज़ ये डेवलपमेंट जो है बहुत सालों से यहाँ पे रुकी पड़ी है। उस डेवलपमेंट को लाने के लिए मुझे अगर उनके लिए करना है तो मैं करूँगा और उसके लिए मुझे ये जो कंट्रोवर्सी में अगर आना पड़ेगा तो मैं बिल्कुल आऊँगा। संजय जी, इस सारी कंट्रोवर्सी में आप एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, लड़ाई किससे की जाती है? लड़ाई उसी से की जाती है जिससे कुछ माँगना हो। ना एडमिनिस्ट्रेशन को कोई मेरे से पर्सनल गर्ज है, ना मुझे उनसे कोई पर्सनल गर्ज है। जी, पर्सनल लड़ाई हमारी किसी से नहीं जी। है। लेकिन जहाँ कहीं एडमिनिस्ट्रेशन अगर कुछ मज़लूमों के साथ गलत कर रही है या मेरे को गलत होता दिख रहा है, तो उसके लिए मैं दीवार हूँ, वो मैं आपके माध्यम से आपने देखा भी होगा और उसके लिए मैंने कहा ना मुझे मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। आशीष जी मैं बड़ा क्लियर हूँ, एक खुली किताब हूँ, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है लेकिन हाँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन या कोई आदमी उनके साथ इस पब्लिक के साथ, मज़लूमों के साथ गलत करेगा, तो उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और वो मतलब मैं कोई भी ऐसा स्टोन जो है अनटर्न्ड नहीं छोड़ता हूँ लाइफ में। संजय जी। जी, लोगों के बीच जाना, लोगों का हाल जानना, लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाना, क्या क ये कोई राजनीतिक स्टंट है? ये राजनीति नहीं है, ये मैंने कहा ना कुछ चीज़ें खून से खून को मिलती हैं, वो मुझे मेरे बुज़ुर्गों की तरफ से मुझे मिली हैं। हमारी फैमिलीज़ मैंने आपको बताया कि राजों के टाइम से हैं, तो ला लो जब राजों का समय होता था, तब भी लोगों के बीच में रहा जाता था और लोगों की मसलों को सुना जाता था, मसाइलात को हल किया जाता था। मैं भी वही कर रहा हूँ, इसमें कोई नई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आउट ऑफ बॉक्स चीज़ कर रहा हूँ। बस समय बदलता गया, तरीके बदले। हमने आपकी खबरों में ये भी देखा है कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, लोगों के लिए जब भी कोई बात होती है, लोगों के हक की आवाज़ होती है, तो वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि जब संजय राज़दान उस खबर के बीच में आते हैं, लोगों के बीच में आते हैं। ऐसा क्यों है? जब किसी की सुनवाई नहीं हो रही होगी, तो संजय राज़दान वहाँ पे होगा, उस सुनवाई को पहुँचाना मेरा काम है। मैंने बताया कि मैं जो मेरा काम है, मैं वो काम करूँगा। आपने अपने फ़ेसबुक पेज पर एक अपकमिंग एमएलए नाम का फ़ेसबुक पेज बनाया हुआ है। उसके बारे में थोड़ा बताएँगे कि क्या नाम रखने का क्या उद्देश्य है उसका? बिल्कुल, मेरा एक मैंने आपको बताया कि भई अगर कुछ डेवलपमेंट मैंने सोची है, कुछ नक्शा मैंने अगर बसोली का चेंज करने का सोचा है, कुछ तरीके, कुछ ऐसी नई चीज़ें जो मेरे दिमाग में
अपने सफर में जो मैंने सफर तय करके आया हूँ, उस सफर में मेरे दिमाग में चल रही है कि मेरे को बसोली को उस लेवल तक डेवलप करना है। तो उसके लिए मुझे आई नीड टू बी द फर्स्ट पर्सन ऑफ बसोली। तो उसके लिए अपकमिंग इज वेट एंड वॉच। संजय जी, इस सारी राजनीति में खुद को कहाँ देखते हैं? अपने पॉलिटिकल करियर को, अपनी पॉलिटिकल फील्ड को कहाँ देखते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, ये स्टैंड करना राजनीति की एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी सब्जेक्ट है, जिसमें आपका इम्तिहान और आपको पासिंग मार्क्स पब्लिक देती है। इम्तिहान पब्लिक लेती है, उसके पासिंग मार्क्स भी आपको पब्लिक देती है। तो इस टाइम कोई भी बहुत से बड़ा नीतिकार भी आ जाए, तो वो भी अपना स्टैंड नहीं बता सकता, क्योंकि पब्लिक ही सर्वोपरि है, पर पब्लिक ही सब कुछ डिसाइड करती है। आपके फेसबुक पे हमने देखा कि जब आपने अपकमिंग एमएलए लिखा कि लोगों ने उसका विरोध भी किया, तो क्या ये मान सकते हैं कि क्या ये कोई राजनीतिक सटीक इशारा है? कुछ आदमी होते हैं मानसिकता के रोगी होते हैं, मानसिकता के रोगियों को कहते हैं। जी, तो 36 पर वर्ष आपको कोई परेशानी तो नहीं है मेरे इस नहीं, पेज मुझे कोई परेशानी नहीं है। से? हमारा जो काम है सवाल मानसिक पूछना। रोगी हैं सिर्फ वही परेशान जी, जो डेवलपमेंट के साथ होंगे, उनके लिए मैं अपकमिंग लिखूँ या मैं कमिंग लिखूँ या मैं एमएलए लिखूँ, वो किसी को उनके लिए कोई नहीं, उनके लिए बस इतना पता है कि उनके काम जो है होने चाहिए, और जिसके लिए मैं कार्यबद्ध हूँ, मैं नीतिबद्ध हूँ, वो मैं एक आखिरी सवाल रहेगा कि अगर कल को आपको पार्टी टिकट देती है, तो आपका क्या मैनिफेस्टो रहने वाला है लोगों के लिए, खासकर इलेक्शन के दौरान? देखिए, वो तो अब कहते हैं ना, जब समय आएगा वो समय पे बताएँगे, लेकिन हाँ, जो मेरा एक मैंने आपको पहले बताया कि मेरा एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे मैं किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं रहूँगा, उस लक्ष्य को पाना है। बिकॉज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सब कमाया है, जो आदमी एक सपना देखता है, और अब मेरा एक लास्ट सपना जो है, अपने जीवन का एक सपना है, कि मुझे बसोली को एक ऐसा रोल मॉडल बनाना है, जो कि वाक़ई ही एक हिंदुस्तान तो छोड़िए, विदेश के नक्शे में भी हो कि भई बसोली कोई जगह है, बसोली कोई ऐसा पिछड़ा हुआ टापू नहीं है, जिस हिसाब से इसको काट दिया गया है। मेरा ये लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए लोगों का मेरे साथ चाहिए होगा, लोग साथ देंगे। तो ये मेरा प्रॉमिस है कि वो एक वो सुभाष चंद्र बोस जी का एक मुझे नारा याद आ गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। आप मेरा साथ मैं आपके माध्यम से कहूँगा, आप मेरा साथ दो, नक्शा मैं बना के दूँगा, ये मेरी कमिटमेंट है। संजय जी, बसोली की डेवलपमेंट को किस तरह देखते हैं? ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करें, किस डेवलपमेंट तरह? नहीं, देखिए आज मैं अगर एक आदमी प्रोफ़ेशनली इतना हाई लेवल पे था, वो आज अगर अपने आप को ग्राउंड पे लेके आ गया और उसके लिए लड़ रहा है, उसकी लड़ाई लड़ रहा है, तो मतलब डेवलपमेंट से तो वंचित रखा ही गया है। इसमें हम एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। कीचड़ उछालने के लिए मुझे लगता है कि वो समय सही नहीं है। हमें डेवलपमेंट डिमांड करनी चाहिए। कहीं न कहीं हमारी डिमांड में भी कमी है। हमने डिमांड भी नहीं की। जी, अब आज आप पानी की बात करें, इतना अनफ़िल्टर्ड पानी मिलता है। तो क्या मुझे बताइए, हम इस टाइम मैं किसी क कटाक्ष जो है किसी पर्टिकुलर पार्टी पे नहीं कर रहा। लेकिन एक बात तो जग ज़ाहिर है, हम कहते हैं जी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, एग्री कर लेता हूँ। मैं आज आपके पास 200% मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ कांग्रेस के अगेंस्ट, बताइए। अब बताइए कि 2005 के बाद क्या म्युनिसिपैलिटी आई? क्या उसके बाद गवर्नमेंट बनी? 2005 में बीजेपी ने कंप्लीट कंट्रोल ले लिया बसोली का। अब छोड़िए भारतवर्ष की बात छोड़िए, आप जम्मू कश्मीर की बात छोड़िए, हम सिर्फ बसोली की बात करें। तो जब मेरी नियत ही नहीं थी, चाहे मैं भाजपा में था या चाहे मैं कांग्रेस में, या चाहे मैं आप में हूँ या चाहे किसी आज़ाद निर्दलीय हूँ, मेरी नियत ही नहीं है मेरी डेवलपमेंट करने की, तो आप बताइए, आप पार्टियों को दोष दे रहे हो, पार्टियों ने क्या किया? किस पार्टी ने बोला होगा, किस पार्टी ने मैनिफेस्टो दिया होगा कि बसोली में पब्लिक को अनफिल्टर्ड पानी मिलेगा? है किसी पार्टी का मैनिफेस्टो? लेकिन मेरी नियत ही नहीं थी, मेरी सोच ही नहीं थी कि मैंने फिल्टर्ड पानी देना है, फिल्ट्रेशन प्लांट ही नहीं लाया। मैंने म्युनिसिपैलिटी को डेवलप होना था, मैंने म्युनिसिपैलिटी को डेवलप ही नहीं किया। क्यों, ऐसा क्या कारण है कि पलाई को क्यों नहीं हम म्युनिसिपैलिटी को इंक्लूड करते वसूली में? ऐसा क्या कारण है कि रहनी को क्यों नहीं हम म्युनिसिपैलिटी में इंक्लूड करते? तो ये चीज़ें होती है विज़न की। अगर किसी का विज़न नहीं है, वो विज़न चाहता भी नहीं है और उसकी मंशा भी नहीं है, और वही वही अपने 10-15 चीज़ों में घिरा रहना चाहता है, वाह-वाही लूटना चाहता है। देखो, जिसको अगर डेवलपमेंट होनी है, आपने खुद ही बताया कि अ, जहाँ संजय राजदान है वहाँ कंट्रोवर्सी है। लेकिन कंट्रोवर्सी का कारण क्या है? क्योंकि संजय राजदान नीड्स डेवलपमेंट। Sanjay Razdan needs to raise the voice of people. Sanjay Razdan needs the administration should work as per the people demand. यही 3 चीजें हैं।
मेरा कोई पर्सनल तो है नहीं, मैं नहीं कह रहा जी मेरे को महल दुमाले खड़े कर दो, आप लोगों को चंदा इकट्ठा करे लाओ, मेरे लिए कोई आप राजगद्दी बना दो, मैंने ऐसा कोई डिमांड नहीं। मेरी डिमांड है लोगों को। अब कोई किसी की गली नहीं बन रही, अब आप वार्ड नंबर 8 की बात करो, सदियों से देख रहा हूँ बेचारे एजिटेशन कर रहे हैं, गली नहीं बन रही, बताओ क्यों, उनका ऐसा क्या कसूर है? वार्ड नंबर 12, 13, 11 इनकी बात करो, इनकी इनकी डेवलपमेंट ही नहीं हुई। तो कहीं न कहीं हमारी नीति और नीयत ये दोनों जो है हमारी मंशा पे डिपेंड करते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से इतना ही कहना है कि प्लीज़, मैं आपके माध्यम से पब्लिक को कहता हूँ, प्लीज़ स्टॉप ब्लेमिंग एनी पार्टी, बिकॉज़ पार्टी का किसी का मैनिफेस्टो नहीं होता। किसी पार्टी ने ये मैनिफेस्टो नहीं दिया, पार्टी के एक जर्नल मैनिफेस्टो डिसाइड करती है। पर जब डेवलपमेंट की बात आती है, दैट इज़ योर लोकल लीडर, व्हाट ही डिसाइड टू डू, व्हाट ही हैज़ द विजन टू डू, व्हाट ही वांट टू डू, व्हाट ही परफॉर्म टू डू, व्हाट ही इज़ परफॉर्मिंग। उसकी परफॉर्मेंस आपने कभी उससे पूछी नहीं। आपने कभी ये पूछ के नहीं पूछा कि आपने इतने फलाने साल काटे, आप बताओ इसकी परफॉर्मेंस, अपना परफॉर्मेंस चार्ट चेक कराओ। हम बिना जाने, बिना कहे हम सिर्फ एक-दूसरे पे कटाक्ष कर देते हैं। कटाक्ष का मतलब, कटाक्ष तब करिए when you have given him ample of time. If you have given ample of time, then why you are not reacting? Why you are not asking? Why you are not asking? You are again कोई भेड़ चाल है, जहाँ भेड़ें चल रही है वहीं भेड़ में एक भेड़ और मिल रही है। क्या जी पार्टी को दोष देने। मैं अभी कर रहा हूँ, मेरे ये स्टेटमेंट मेरा, मैं जानता हूँ कि कईयों को चुभ सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मेरी मंशा और नियत ही नहीं है, तो मैं किसी भी पार्टी में चला जाऊँ, मैं वैसा का वैसा ही रहूँगा। ढोल का ढोल हूँ, जहाँ मर्जी बजा लो। बस ये कि मैं सिर्फ पावर का भूखा हूँ। अब पावर तब दी जाती है जब आपने डेवलपमेंट। अब फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं बना, किसको दोष देंगे? गलियां नहीं बनी, किसको दोष देंगे? म्युनिसिपैलिटी की लाइटें नहीं है, लाइटों में उसकी डेवलप नहीं बन पा रही, किसको दोष देंगे? पुल की लाइटें कब से, आपने मेरे साथ कई बार करी है, पुल की लाइटें नहीं जग रही, किसको दोष देंगे? तो ऑलवेज वी आर ब्लेमिंग एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन से हम कितनी बार डिमांड करने जा रहे हैं, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही है, वो आपकी बात को डीफ एंड डम एयर्स में डाल रही है, तो हमने उसका क्या एजुटेशन की? हमने कोई एजुटेशन नहीं। आपने कई बार ये रोड का मसला उठा लिया कि हॉस्पिटल से बसोली तक का रोड, अब जाके उसकी लीपापोती हो रही है, उस पे ब्लैक टॉपिंग की जा रही है। व्हाई नॉट, हम साल में उसका बजट क्यों नहीं रखते? एवरी ईयर व्हाई वी आर नॉट कीपिंग द व्हीकल एट लीस्ट 3 to 5 kilometer of the periphery of the Basoli should be covered with a good black topping, because it's a face of the constituency. ये constituency को ही नहीं हम डिसाइड कर पा रहे हैं। हम कह रहे हैं जी फलानी पार्टी, फलानी ढिमकानी पार्टी, पार्टी नहीं कहता। सर, ये किस तरह देखते हैं? ये हमने पार्टीज की आपने बात की, अब थोड़ा हटके बात करते हैं। जो ऑफिसर हैं बसोली में, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, डेवलपमेंट में उतना उनका जो रोल है वो कितना रहता है? क्या वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं? क्या वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं? देखिए जी, एक पुरानी बहुत सी ओल्ड ऋग्वेद टाइम की सेइंग है, यथा राजा तथा प्रजा। संस्कृत वर्ड है, लेकिन बसोली में ये डेफिनेशन थोड़ी उल्टी चलती है, यथा प्रजा तथा राजा। कि प्रजा की डिमांड ही कुछ नहीं है। प्रजा की डिमांड है एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में, प्रजा की डिमांड है एक दूसरे के उसको एक दूसरे को नंगा करने में। तो यहाँ पे जो राजा बन के आ रहे हैं, उनको जब उनको पता है इन लोगों को चाहिए ही नहीं, तो उनको कौन सी फंसी पड़ी है कि वो आपके लिए गड़बड़ की वो लगाएंगे। वो उनको क्या, एक एडीसी को, एक तहसीलदार को क्या फंसी पड़ी हुई है कि आपके मसालात में पड़े हो, क्योंकि उसको पता है कि दे आर बिजी विद देयर ओन क्रैपिंग। ये केंकड़ों वाला जीवन बिता रहे हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, वो दे आर एंजॉयिंग। तो फिर मैं उस भले मानस को क्यों ब्लेम करूं, जो कि बेचारा 2 साल का पीरियड लेके आया हो यहाँ पे, उससे 2 साल दिखाने हैं, 2 साल के बाद ही शुड बी ट्रांसफर्ड। हमने अपनी चीज़ी निजी दुश्मनियाँ, निजी बातों को निभाने के लिए हम ऑफिसर्स को अपने अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, और ऑफिसर तो है ही जिसने एक केस का पेपर क्लियर किया, उसको तो इतनी समझ-बूझ है ही है कि उसने अपना वक़्त काट लिया, और वक़्त काट रहे हैं फर्स्ट क्लास तरीके से काट रहे हैं। हमने कितनी डिमांड की, कितनी बार हम एडीसी ऑफिस में चले गए। हम तब जाते हैं कि मेरे 4 आदमी इकट्ठे हुए, मैं जाके बात करूँ। हमने कब इन जनरल पब्लिक इन जनरल की बात की? नेवर एवर। तो फिर मैं आपके माध्यम से बताऊँ, तो आप मेरे से एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरों की बात पूछ रहे हैं, बताइए मेरे लिए तो भले मानस वो हम सारे। ये तो हम अपना गुस्सा उतार के आ जाते हैं, लीडर्स जाते हैं गुस्सा उतार के आते हैं। उन्होंने क्या किया? पब्लिक कहाँ है? पब्लिक ने कहाँ डिमांड की? कल आप मेरे साथ बैठे थे, मेरे ऑफिस में बैठे, कल एक लेडी आई, उसने कहा जी मेरा नलका जो है नहीं लगा, पटियाला में सबके नलके लग रहे हैं, मेरा नलका नहीं। आपके सामने मैंने आई कॉल्ड अप, मैंने जेई साहब को फोन किया, उसने कहा जी बिल्कुल, हमें बताया नहीं गया, हम बताया लग जाएगा, आज उसका नलका लग गया होगा। तो ये बताइए कि डिमांड पे ही, जब वी आर नॉट डिमांडिंग, और फिर हम कह रहे हैं जी कहना मैं अफसर खराब है। अफसर कैसे खराब है? डिमांड तो करें।
हमने डिमांड की नहीं और अफसर खराब बना दिया। और जब अगर अफसर कोई कर रहा है, वो टिंगलिंग-मिंगलिंग खेल रहा है, तो हमने उसकी टिंगलिंग-मिंगलिंग को कितना बार उसको प्रचलित किया। आप आज कर लीजिए, मैं आपको 10 आदमी बता देता हूँ ऐसे कि जिन्होंने 1-2 का 2 क्या नाम कहते हैं ना 2 का 4 किया है। लेकिन आप बताइए कि पब्लिक क्या सब बोलेगी ओपनली कि जी ये ऐसा कर रहा है, वी आर गेटिंग ब्लैकमेल्ड बाय हिम। पब्लिक की नहीं जी छड्डो हुण ते होई है ते मेरा काम होना गया। When people are saying this thing, then who is Sanjay Rathod to react on that? तो आखिरी सवाल मुझसे आप आपसे ये रहेगा कि जब भी कोई मीटिंग होती है बसोड़ी में, चाहे वो थाना दिवस हो, चाहे वो कोई एडमिनिस्ट्रेटर की मीटिंग हो, तो उस लिस्ट को अपडेट नहीं किया गया गया है, प्रतिष्ठित लोगों को नहीं बुलाया जाता है, उनके स्थान पर गिने-चुने लोग ही क्यों वहाँ पे होते लेकिन वो एक ऑफिसर की काबिलियत शो उधर ऑफिसर पे बात हैं? जी। एक ऑफिसर आया है, उसने अपनी डे डायरी क्या नोट की, उसने कितने आदमियों को इनवाइट किया, कितने आदमी को बुलाया, वो एक ऑफिसर में देखना है। अब मैं आपको छोटी सी बात करूँ, यू नो आई एम चेयरमैन फॉर दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी आल्सो। इलेक्शन जीता हूँ, डीसी के ऑर्डर पे मेरी इलेक्शन हुई, मैं एक चेयरमैन हूँ, प्रतिष्ठित तो छोड़िए, मैं तो अभी गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, मैं तो मैनेजमेंट का एक हिस्सा हूँ। आज तक एज़ ए बतौर चेयरमैन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन जो कि गवर्नमेंट बॉडी का एक हिस्सा है, मुझे एज़ बतौर चेयरमैन नहीं बुलाया गया किसी मीटिंग में। तो ये तो ऑफिसर की अपनी अक्लमंदी की बात है या उसके ज्ञान की बात है। आप बता दीजिए मुझे कौन-सी मीटिंग में बताया बिकॉज़ बैंका इज़ अ मेन फाइनेंस इज़ द कहते हैं बैकबोन ऑफ द सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ आल्सो एज़ अ बैंका। So Banca is working, and if he is not invited, chairman is not invited, his whole cabinet is not invited. Elected members and we are not kind of selected persons. We are elected persons. Elected और selected person में बहुत फर्क है. Yes, इधर selected person किया है कि ये फलानी पार्टी से इनको बुला लो, यार उन्होंने क्या करना है? Have they any power? But being as a जब किसी का लोन sanction करना होगा, chairman has the power to sanction it. ADC has power to sanction the registry of anyone. The ADC ADM has the power to hear the legal cases. Tehsildar has the power to check the this revenue record. Same as chairman has power to check the banking, to check the cooperative society, to check the government land, to make the more projects in the society. इधर के ऑफिसर्स ने नहीं कभी मुझे इनवाइट किया, तो मैंने तब भी नहीं कुछ कहा। ठीक है, उनको हमारी जरूरत नहीं है, हम भी राम भरोसे चले जा रहे हैं संजय जी, क्योंकि क्या क्या लगता है कि जानबूझ के इनवाइट नहीं किया जाता या किसी किस्म का डर है इसके पीछे? ये तो अब वही जवाब दे सकते हैं जिनको डर है या वो जानबूझ के नहीं बुलाना चाहते हैं, बुला के अनदेखा करना चाहते हैं या वो अपनी लिस्ट अपडेट नहीं कर रहे या उनके जो नीचे लोअर स्टाफ है, तो ये एक ऑफिसर की काबिलियत शो है। अभी हाल ही में यहाँ पे एसडीपीओ साहब आए हैं, मेरे भी आप ही के माध्यम से पता लगा। तो क्या एज ए बतौर चेयरमैन, बतौर एज ए गवर्नमेंट बॉडी मुझे बताना जरूरी नहीं था कि भाई शहर में एक नया एसडीपीओ आ रहा है? मैं भी इक्वल हूँ, मैं भी आई एम अब चाहे मेरे पास उनकी चॉइस के बिना मिली है या कुछ भी है, मेरे पास स्टैम्प तो है। मैं एक अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैं जिसकी हमारी मिनिस्ट्री है, जिसकी हमारी अपना ये है आपका एडीसी डीसी जो कठुआ हैं, उनकी मैं एक टीम का एक मेंबर हूँ। मुझे तो आप ये भी मैं ये आपके माध्यम से बता रहा हूँ, मुझे लगता है किसी को पता भी होगा कि आई एम द चेयरमैन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। और आप छोड़िए, अभी आप चले जाइए राइट फ्रॉम द एनी डिपार्टमेंट, अगर कहते हैं ना यहाँ पे 56 भोग हैं, यहाँ पे 56 डिपार्टमेंट्स हैं, किसी भी डिपार्टमेंट को पता होगा कि कोऑपरेटिव कोई डिपार्टमेंट है। हाँ, किसी ने शॉप लेनी होगी, किसी ने लैंड लेनी होगी, किसी ने लोन लेना होगा, देन दे आर किससे यानी कौन है जी, चेयरमैन साहब की मोहर लगा के जाओ जी राजदान साहब के पास, देन आई एम रिक्वायर्ड। तो जब ऑफिसर्स को या ऑफिसर की काबिलियत है उसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन लोअर स्टाफ को भी ऑफिसर ने ही कमांड देनी है कि गेट मी द अपडेटेड लिस्ट। मैं जब आया हूँ, मैंने वैसे एज ए बतौर चेयरमैन जब ज्वाइन किया है, मैं आई हैव द अपडेटेड लिस्ट, मेरे पास सबके नंबर्स हैं। संजय जी, क्या देखते हैं इस सारे सिस्टम में सुधार लगाने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए फिर बात आई यथा राजा तथा प्रजा, वही बात है कि सुधार लगाना था। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब आप समझ गए, मैं बिटवीन द लाइन्स है, आप समझ गए हैं और आपके माध्यम से बात नहीं समझ।
अब सुधार लाने वाला सुधार नहीं लाना चाहता तो मेरे और आपके मिसाल दिखा के क्या ना। और सबसे बड़ी बात है कि भाई जो सुधर जिनको चेंज चाहिए, जिनको प्रोग्रेस चाहिए, वही पीछे लगे हुए हैं कि नहीं जी हमारा वो अंधेरे वाला रास्ता ठीक है, जहाँ रोशनी है वहाँ हमें नहीं जाना है। तो आशीष जी ये इसमें अब कितना वक़्त लगता है तो भगवान ही जानता है। लेकिन हाँ, जिसको अगर रोशनी चाहिए होगी, हम मशाल लेके चल रहे हैं। हमारे पास हमारे दरवाज़े भी खुले हैं, हम आगे चलेंगे। और ये ज़िंदगी का मेरा, मैं आपके माध्यम से बड़ा बोल्ड और क्लियर बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी ज़िंदगी का लास्ट पड़ाव है, एक पॉलिटिकली और एक डेवलपमेंट का। ये करके उसके बाद माता रानी की कृपा जहाँ वो ले जाएगी हमें। हमारे पास कोई ऐसी इच्छा नहीं है, कोई ऐसी चाहत नहीं है। लोगों ने जो अभी सोची हो, अगर मैंने वो कहते हैं ना वो भोगी ना हो। तो माता रानी की कृपा रही मुझ पे, बहुत बड़ी कृपा रही। मैं इसमें कहूँ मेरी माँ का आशीर्वाद रहा, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद रहा, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा और सबसे बड़ी मेरे हमारी कुलदेवी का आशीर्वाद रहा। तो मैंने वो दुनिया जी ली है जो अभी ये को 100 साल लगेंगे वो दुनिया जीने में जो मैं जी के। तो ये हमारे साथ आज संजय राजदान थे, जिनसे हमने बात की, इनके जीवन के बारे में जाना, इनकी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के बारे में हमने जाना और इनके पॉलिटिकल करियर, इनके जो विजन है उसके बारे में जाना। को लेकर हम आपके साथ फिर से रूबरू होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।